नमस्कार दोस्तों। कल अपने वीडियो में मैंने दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच शिखर बैठक का अपना मूल्यांकन प्रस्तुत किया था और मैंने दो बातें कही थी। मेरी पहली बात यह थी कि राष्ट्रपति ट्रंप राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ समानता और आपसी विश्वास के आधार पर काम करना चाहते हैं। दूसरी बात यह थी कि अमेरिकी युद्ध सचिव पीट हिक्सन उन्होंने कुआलालंपुर में अपने चीनी समकक्ष से मुलाकात की और कहा कि अमेरिका की सेना एशिया प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन बनाए रखना चाहती है और मैंने यह इंगित किया कि अमेरिका की यह शक्ति संतुलन नीति सेना के लिए 2012 में राष्ट्रपति ओबामा द्वारा एशिया की ओर झुकाव पिवट टू एशिया के आदेश के मुकाबले एक बड़ी पीछे हटने वाली बात है, क्योंकि तब से लेकर अब तक अमेरिकियों ने हमेशा कहा है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में उनकी सैन्य शक्ति का उद्देश्य वर्चस्व बनाए रखना है। तो वर्चस्व से शक्ति संतुलन की ओर आना एक पीछे हटना है। और मैंने यह भी कहा था कि कल यानी आज मैं शिखर सम्मेलन की क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में बात करूंगा। और जिस क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं वह दक्षिण एशिया, पश्चिम एशिया और मध्य एशिया है। ऐसा हुआ कि कल भारत से जुड़ी एक बड़ी खबर आई और चूंकि भारत इस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण सदस्य है, यह उचित है कि मैं पहले इस बड़ी खबर के बारे में बात करूं, उसका विश्लेषण करूं और फिर अगले हफ्ते एक अन्य वीडियो में क्षेत्र के बारे में चर्चा करूं। अब जो यह बड़ी खबर आई थी वह थी पीट हेगसेथ कुआलालंपुर में उन्होंने अपने भारतीय समकक्ष रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की और दोनों नेताओं ने भारत और अमेरिका के बीच 10 साल के रक्षा ढांचे को नवीनीकृत किया। इसका मतलब है कि अब यह रक्षा ढांचा 2035 तक चलेगा और मेरी राय में ऐसा करना एक गंभीर गलती है। यह भारत की बिल्कुल भी मदद नहीं करता, बल्कि वास्तव में भारत को नुकसान पहुंचाता है और मैं समझाऊंगा। आदर्श रूप से भारतीय सरकार को जो करना चाहिए था वह यह कि इस रक्षा ढांचे को नवीनीकृत करने के बजाय इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देना चाहिए था। मैं इसे समझाऊंगा, लेकिन इससे पहले कि मैं ऐसा करूं, दर्शकों को यह बताना जरूरी है कि अमेरिकी सेना ने एशिया पैसिफिक में प्रभुत्व से शक्ति संतुलन तक की यह दूरी कैसे तय की है। अब देखिए, जब अमेरिकियों ने पहली बार एशिया की ओर झुकाव पिवट टू एशिया किया था तो वे वर्चस्व की बात करते थे। उस समय दुनिया एकध्रुवीय थी और अमेरिका एकमात्र शक्ति था। और उस समय भारतीय सोच यह थी कि जब भी भारत और अमेरिका के संबंध घनिष्ठ होते हैं तो चीन भारत को रियायतें देता है। इसका मतलब यह है कि भारत के पक्ष में यह है कि चीन और अमेरिका के संबंध बहुत अधिक गर्मजोशी वाले न हों। इसका एक निष्कर्ष यह है कि भारत अमेरिका के सहारे उभर सकता है। और यह विचार वास्तव में 2005 में आया था, जब तत्कालीन विदेश मंत्री कोंडोलीजा राइस भारत दौरे पर आई थी और उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि अमेरिका भारत को एक प्रमुख शक्ति बनने में मदद करेगा। तब से भारतीय इस अवसर के बारे में सोच रहे हैं। जब अमेरिका भारत को हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के खिलाफ एक सामरिक भूमिका, एक सैन्य ढाल की भूमिका की पेशकश करेगा, और यह वही बात है जो 2015 में तत्कालीन रक्षा सचिव ऐश कार्टर ने पेश की थी और यही दोनों देशों के बीच 10 साल के रक्षा ढांचे की नींव थी। अब जहां तक प्रभुत्व की बात है, उस समय वास्तव में यह अमेरिका के पुनर्संतुलन के बारे में था और इसके दो घटक थे। इसमें एक सैन्य घटक था जिसे पिवट कहा गया और एक आर्थिक घटक भी था जो था टीपीपी, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। और यही वह तरीका था जिससे अमेरिकियों ने एशिया में पुनर्संतुलन करना और चीन के उदय को रोकना चाहा। अब जहां तक पिवट की बात है, उन्होंने पिवट किया। अमेरिकी संपत्तियों का 60% हिस्सा पीएलए के उदय को रोकने और एशिया प्रशांत क्षेत्र में लाया गया था, लेकिन पेंटागन में एक लगातार चिंता बनी हुई थी। यह एहसास हो गया था कि पारंपरिक युद्ध क्षमता में पीएलए वास्तव में तब तक अमेरिकी सेना के बराबर हो चुकी थी और इसलिए पीएलए के इस लाभ को संतुलित करने के लिए
जिसने अमेरिकी सेना की बराबरी कर ली थी, कुछ किया जाना जरूरी था। और इसी कारण 2014 में पेंटागन ने तीसरी ऑफसेट रणनीति की घोषणा की, जो विशेष रूप से चीन के लिए थी। और रणनीति यह थी कि अमेरिकी युद्ध में एआई और स्वायत्तता लाने की जरूरत है, ताकि पीएलए की पारंपरिक युद्ध क्षमता की बढ़त का मुकाबला किया जा सके। लेकिन असल में यह अमेरिका के लिए बिल्कुल भी काम नहीं आया, क्योंकि अमेरिकी ये भूल गए थे कि चीन एक मैन्युफैक्चरिंग देश है। अब जब आप एक मैन्युफैक्चरिंग देश हैं और चीन जैसा देश, तो फिर आपकी अपनी सप्लाई चेन होती है, इंडस्ट्रियल चेन होती है, आपका इकोसिस्टम, पूरा इकोसिस्टम वहां मौजूद होता है दुनिया के लिए, मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करने के लिए। और उसके साथ साथ क्योंकि आप मैन्युफैक्चरिंग करते आ रहे हैं, तो एक प्रोसेस नॉलेज होता है जो उस मैन्युफैक्चरिंग में शामिल लोगों को मिल जाता है। अब ये बहुत बड़े फायदे हैं, और इसके नतीजे के तौर पर हम जो देखते हैं वो ये है कि शिनजियांग नाम की एक जगह है जिसे चीन की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। अकेले इस जगह में 3 कंपनियां हैं जो वर्ल्ड लीडर हैं, उन सभी के हेडक्वार्टर यही हैं। उदाहरण के लिए बीवाईडी का हेडक्वार्टर शिनजियांग में है और वे इलेक्ट्रिक वाहनों में वर्ल्ड लीडर हैं। फिर है डीजेआई, डीजेआई कमर्शियल ड्रोन में वर्ल्ड लीडर है। और फिर है हुआवेई, हुआवेई एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, और हम जानते हैं कि चीनियों ने दुनिया में सबसे तेजी से 5G रोल आउट किया। तो मैं जो बात कह रहा हूं वो ये है कि जब आप एक मैन्युफैक्चरिंग देश होते हैं एक बड़े बेस के साथ, तो आप हमेशा युद्ध के लिए चीजों को बहुत तेजी से स्केल अप कर सकते हैं। एक ऐसी चीज जिसका अमेरिकी मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास उस स्तर की मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। और तो और, जब बात एआई की आई तो चीनी एक बार फिर होशियार साबित हुए। एआई के इस्तेमाल को इनोवेशन के लिए देखने के बजाय, जो कि अमेरिकी कर रहे हैं, चीनियों ने एप्लीकेशंस के लिए एआई पर ध्यान केंद्रित किया। अब जब आप इस डेडली कॉम्बिनेशन को देखते हैं, यानी एप्लीकेशन के लिए एआई और एक मैन्युफैक्चरिंग देश जो चीजों को स्केल अप कर सकता है, तो आप पाते हैं कि आज चीनियों के पास जो है वो ये है कि वे रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग में वर्ल्ड लीडर हैं, और अब वे ह्यूमनॉइड रोबोट्स में भी वर्ल्ड लीडर हैं। यह सब कुछ युद्ध के बारे में है, इसे वहां इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, अब हम जिस युद्ध की बात कर रहे हैं वो ड्रोन्स हैं। युद्ध के सभी फिजिकल डोमेन्स में ड्रोन, चाहे वो हवा हो, जमीन हो या समुद्र, और ऐसा कोई तरीका नहीं है कि स्केल अप करने में अमेरिकी चीनियों का मुकाबला कर सकें। और इसलिए अमेरिकियों ने अगला जो सोचा वो अगस्त 2023 में इस बढ़त को कम करने के लिए था। उन्होंने एक योजना बनाई, पेंटागन ने रिप्लिकेटर नामक एक योजना बनाई, और पूरी सोच यह थी कि ऐसे छोटे ड्रोन बनाए जाएं जो सस्ते हों, जिन्हें आसानी से त्यागा जा सके और जो युद्ध के लिए उपयुक्त हों। और योजना यह थी कि भारतीय स्टार्टअप्स का उपयोग करके ये ड्रोन अमेरिकियों के लिए चीन के खिलाफ युद्ध में बनाए जाएं। और वह जाहिर है कभी काम नहीं आया। और हम यह भी जानते हैं कि कम से कम पिछले 2 से 3 वर्षों से कई अमेरिकी जनरल और एडमिरल जिन्होंने ताइवान को लेकर पीएलए के साथ वॉर गेमिंग की है, उन सभी ने बिना किसी अपवाद के यह निष्कर्ष निकाला है कि अमेरिकी उस युद्ध को नहीं जीतते। या तो वे हार जाते हैं या फिर स्थिति बराबरी पर आकर रुक जाती है। अब यह एक समस्या है, क्योंकि भले ही स्थिति बराबरी पर आकर रुक जाए और दोनों देश पारंपरिक युद्ध में उलझ जाएं, तो भी इसे अमेरिका की हार के रूप में देखा जाएगा। सैन्य, इसका मतलब यह होगा कि अब अमेरिका के लिए समय आ गया है कि इंडो पैसिफिक कमांड शायद अपना बोरिया बिस्तर समेट ले, और अमेरिकी ऐसा नहीं करेंगे। अब जहां तक पश्चिम एशिया में दूसरे हॉटस्पॉट की बात है, जो कि दक्षिण चीन सागर है, यहां अमेरिकी आमतौर पर यह उम्मीद की जाती है कि वे फिलीपींस की मदद के लिए एक प्रॉक्सी के रूप में मौजूद रहें। अब यहां इसके लिए पीएलआई के पास ग्रे जोन ऑपरेशंस की काफी क्षमताएं हैं। आज पीएलआई के पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसैनिक मिलिशिया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यही वह वजह है जिसके चलते आज पीट हेगसेट पीएलआई के खिलाफ प्रभुत्व से संतुलन की ओर उतर आए हैं। अब मैं दूसरे घटक के बारे में बात करता हूं, जो कि आर्थिक घटक है।
अब लोग कहते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में एक गलत काम किया और वह गलत काम राष्ट्रपति ओबामा का था। 2 साल की बातचीत के बाद उन्होंने टीपीपी को एशिया पैसिफिक क्षेत्र में लाया, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में सबसे पहले जो किया वह था टीपीपी ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से बाहर निकलना। अब मेरी राय में चीन के बिना टीपीपी का कोई मतलब नहीं था। तो ट्रंप ने क्या किया? शायद इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जब हम चीन और उसकी आर्थिक शक्ति को देखते हैं जिसे अमेरिका टक्कर नहीं दे सकता, तो चीजें बहुत स्पष्ट हो जाती हैं। आज देखिए, उनके पास 11 सदस्यीय आसियान राष्ट्र हैं। इस समूह का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार चीन है और इनका वार्षिक व्यापार लगभग $1 ट्रिलियन के करीब है। और अब हमें पता चला है कि चीनियों ने फिर से एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अपग्रेड किया है, जिसमें अब वे चौथी औद्योगिक तकनीक के अनुप्रयोगों को एशियान देशों में लागू करने की योजना बना रहे हैं। फिर है आरसीईपी, जो दुनिया का सबसे बड़ा समूह है और इसमें वे 15 एशिया पैसिफिक देश शामिल हैं और चीन इसमें ठीक बीच में स्थित है। फिर हम देखते हैं कि अमेरिका के सहयोगी जापान और दक्षिण कोरिया, उन्होंने चीन के साथ अपना द्विपक्षीय व्यापार किया है। तो मेरा जो मुख्य बिंदु है वह यह है कि पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया की बात करें तो चीन वास्तव में आर्थिक रूप से इस क्षेत्र पर हावी है। तो इन्हीं सभी कारणों से अमेरिकियों ने अब अपने रुख में नरमी दिखाई है। अब भारत की बात करें तो देखिए, जब भारत ने पहला रक्षा ढांचा समझौता किया था वह 2015 में था और उस समय पारंपरिक सोच के अनुसार दुनिया एकध्रुवीय थी। पारंपरिक सोच यह है कि दुनिया 2017 में बहुध्रुवीय बनी जब ट्रंप प्रशासन आया और उसने हुआवे पर प्रतिबंध लगाना शुरू किया। व्यापार युद्ध शुरू हो गया। हालांकि मेरी सोच, मेरा आकलन थोड़ा अलग है। मैं कहता हूं कि दुनिया 2012 में बहुध्रुवीय हो गई थी जब राष्ट्रपति ओबामा ने एशिया की ओर झुकाव का आदेश दिया था, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। तो उस समय स्थिति अलग थी। अमेरिकियों ने भारत को एक रणनीतिक भूमिका दी थी, ठीक वही जो उन्होंने मांगी थी या जिसकी उन्होंने इच्छा की थी। और वह रणनीतिक भूमिका थी नेट सुरक्षा प्रदाता बनना, जिसमें युद्ध भी शामिल था। हिंद महासागर क्षेत्र में यानी अमेरिका के लिए चीन के खिलाफ सैन्य ढाल बनना। और फिर हम जानते हैं कि क्वाड को पुनर्जीवित करने वाले राष्ट्रपति ट्रंप थे और फिर निश्चित रूप से बाइडेन प्रशासन ने इसे एक उच्च स्तर पर ले गया। अब क्योंकि भारत अमेरिका का हिस्सा बन गया था इंडो पैसिफिक कमांड में, तो इसे सहयोग देने के लिए, जैसा कि मैंने कहा, भारत की एक युद्धक भूमिका थी। साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र में भी तो दो चीजें की गई। एक ये कि भारतीय नौसेना ने फ्यूजन सेंटर खोला और हिंद महासागर क्षेत्र के फ्यूजन सेंटर के हिस्से के रूप में सभी खुफिया जानकारी एकत्रित और फ्यूज की जाती थी, जिसमें सभी मित्र देशों के लेजन अधिकारी शामिल थे। और इसके लिए भारत ने मूल रूप से अपने कार्य के लिए अमेरिकी P-8I विमान भी खरीदे। देखिए, भारत ने पैसे खर्च किए, लेकिन वह अलग बात है। फिर पहले से ही योजनाएं हैं कि सबमरीन केबल्स बिछाई जाएंगी और यह एक मेटा कंपनी द्वारा संचालित किया जाएगा, ताकि सारी खुफिया जानकारी और सूचना जो भेजी जाती है